जब हम प्राचीन भारत के राजनीतिक इतिहास को अपनी इतिहास की पुस्तकों में पढ़ते हैं तो हमको यह बताया जाता है कि इस राजनीतिक इतिहास का आरंभ 6ठी सदी ईसा पूर्व में हुआ। और यदि हम मगध के इतिहास की बात करें तो हमको यह बताया गया है कि इस समय मगध पर बिंबिसार नामक राजा का शासन था। अब यदि हम बिंबिसार के बारे में जिस तरह से हमारी इतिहास की पुस्तकों में लिखा है उसे पढ़ें तो ऐसा लगता है कि बिंबिसार के काल से ही मगध का राजनीतिक इतिहास आरंभ होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। और इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि क्या क्या स्रोत हैं हमारे पास जिससे कि हम बिंबिसार से पहले के मगध के बारे में जान सकें। यदि हम बात करें स्रोतों की तो हम यह देखते हैं कि हमारे पास एक ही प्रकार का स्रोत है और वह है पुराण। अब यदि पुराणों की बात करी जाए तो हम यह देखते हैं कि पुराणों में मगध का एक बहुत ही विशेष स्थान है। बहुत ही विशेष स्थान होने का कारण यह है कि जिस प्रकार की जानकारी हमको पुराण मगध के लिए देते हैं वैसी जानकारी किसी अन्य राज्य के लिए हमको नहीं मिलती। उदाहरण के तौर पे पुराणों में हमको यह बताया गया है कि मगध पर 8 राजवंशों ने शासन करा। अब इन राजवंशों में कितने राजा हुए उसकी जानकारी हमको मिलती है, लेकिन साथ साथ पुराण हमको इन राजाओं ने कितने वर्ष तक मगध पर शासन करा यह जानकारी भी देते हैं। और यह जानकारी बहुत विशेष है क्योंकि इस तरह की जानकारी हमको किसी अन्य राज्य और क्षेत्र के बारे में नहीं मिलती। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि पुराणों के लिए मगध का बहुत ही विशेष स्थान है। और इसका कारण मूलतः तो यह हो सकता है कि मगध आगे चलकर एक महान साम्राज्य के रूप में उभरा, तो इसी कारण से पुराणों में मगध का एक बहुत ही ज़्यादा विशेष स्थान है। और साथ ही में हमको जिस तरह की जानकारी पुराणों में दी गई है मगध के लिए, वैसी जानकारी हमको किसी अन्य राज्य के बारे में नहीं मिलती। अब रही बात इन 8 राजवंशों की, तो पुराणों के अनुसार जो पहला राजवंश था मगध का, उसके पहले राजा हुए जिनका नाम था बृहद्रथ। अब यह बृहद्रथ और जो आखिरी मौर्य राजा बृहद्रथ थे उनमें अंतर है, तो यह हमें स्पष्ट होना चाहिए। अब बृहद्रथ का नाम तो हमने नहीं सुना होगा, लेकिन जो दूसरे राजा हुए इस राजवंश के उसके बारे में हम जानते हैं। इन राजा का नाम था जरासंध। अब जरासंध हमको पता है कि महाभारत में उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो दूसरे राजा हुए इस प्रथम राजवंश के जिनका नाम था जरासंध। अब इस राजवंश का अंत होता है रिपुंजय के काल में। रिपुंजय इसी राजवंश के एक राजा थे और पुराणों के अनुसार रिपुंजय की हत्या उन्हीं के मंत्री ने कर दी थी। इस मंत्री का नाम पुराण हमें पुलिक बताते हैं। और हत्या करने के बाद पुलिक स्वयं राजा नहीं बनते, वह अपने पुत्र प्रद्योत को राजा बनाते हैं। और प्रद्योत के राजा बनने से होता है आरंभ मगध के दूसरे राजवंश का। और इस दूसरे राजवंश का अंत होता है तब जब शिशुनाग, जो कि इस समय महाजनपद काशी महाजनपद के राजा हैं, वह मगध पर आक्रमण करते हैं और मगध पर अपना अधिकार स्थापित कर लेते हैं। और इस अधिकार स्थापित करने के बाद होता है दूसरे मगध के राजवंश का अंत और आरंभ होता है मगध के तीसरे राजवंश का, जिसे शिशुनाग राजवंश भी कहते हैं। और पुराणों के अनुसार बिंबिसार शिशुनाग राजवंश के 5वें राजा थे। अब यह जानकारी हमको बिंबिसार तक के मगध के इतिहास के बारे में पुराणों में मिलती है। अब प्रश्न उठता है कि यह जानकारी कितनी सत्य है और कितनी असत्य। राधा कुमुद मुखर्जी, जो कि बहुत ही महान इतिहासकार हुए हैं, उनके अनुसार मगध के प्रथम राजवंश के अंत के बाद की जो जानकारी हमको पुराणों में मिलती है वह तोड़ मरोड़ कर दी गई है। अब राधा कुमुद मुखर्जी का यह कहना है कि पुराणों के अनुसार जो दूसरे राजवंश का प्रथम राजा था उसका नाम था प्रद्योत। और उनका यह मानना है कि यह प्रद्योत मगध का शासक नहीं था, यह शासक था अवंती महाजनपद का। तो उनके अनुसार पुराणों ने इस प्रद्योत को मगध का शासक बता दिया है।
तो इसी कारण से राधा कुमुद मुखर्जी पुराणों में दी गई वंशावली को पूरी तरह से नहीं मानते। कुछ इसी तरह की राय रखते हैं हेमचंद्र राय चौधरी, और उनके अनुसार भी जो वंशावली हमको पुराणों में मिलती है हम उसे पूरी तरह स्वीकार नहीं कर सकते। इसी के कारण हम यह देखते हैं कि हमारी इतिहास की पुस्तकें बिंबिसार से पहले के इतिहास के बारे में कुछ अधिक नहीं कहती हैं। अब यदि हम बात करें बिंबिसार की तो हम यह पाते हैं कि बिंबिसार के लिए भी अलग अलग स्रोत अलग अलग बातें कहते हैं। तो यदि हम बात करें बौद्ध ग्रंथों की तो हम यह देखते हैं कि बौद्ध ग्रंथ भी आपस में एक दूसरे से सहमत नहीं है। अब उदाहरण के लिए अश्वघोष की बुद्ध चरित में हमको यह बताया गया है कि बिंबिसार हर्यंक कुल से आते थे, लेकिन वहीं हम एक दूसरे बौद्ध ग्रंथ को देखें जिसका नाम है महावंश, उसमें हमको ऐसी कोई जानकारी पढ़ने को नहीं मिलती। इस ग्रंथ के अनुसार हमको यह बताया गया है कि बिंबिसार 15 वर्ष की आयु में मगध के राजा बने, लेकिन बिंबिसार के पिता का क्या नाम था और उनके कुल का क्या नाम था इसकी जानकारी हमको महावंश में नहीं मिलती। अब यदि हम बात करें जैन ग्रंथ की तो हम यह देखते हैं कि एक जैन ग्रंथ है 12वीं सदी का जिसका नाम है त्रिषष्टि शलाका पुरुष चरित्र। यह ग्रंथ हेमचंद्राचार्य जो कि एक महान जैन आचार्य हुए हैं उन्होंने लिखा है, और उनके अनुसार बिंबिसार जो हैं वह वाहिका कुल से आते हैं। अब जिनको वाहिका शब्द के बारे में पता होगा वह यह जानते होंगे कि इस शब्द का प्रयोग प्राचीन समय में पंजाब के क्षेत्र के लिए किया जाता था। तो अगर हम त्रिषष्टि शलाका पुरुष चरित्र की माने तो बिंबिसार वाहिका कुल से आते हैं, और हमको यह बताया गया है कि उनके पिता जिनका नाम है प्रसेनजीत, उन्होंने मगध के क्षेत्र पे अपने राज्य का आरंभ किया। तो यह जानकारी हमको मिलती है त्रिषष्टि शलाका पुरुष चरित्र से, जो कि एक जैन ग्रंथ है। तो हम यह देख सकते हैं कि जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ हमको अलग अलग जानकारी दे रहे हैं। रही बात पुराणों की तो पुराणों में हमने देख लिया है कि पुराणों के अनुसार बिंबिसार शिशुनाग राजवंश से आते हैं और वह शिशुनाग राजवंश के 5वें राजा थे। तो 3 तरह के स्रोत 3 अलग अलग कहानी हमको बिंबिसार के लिए कह रहे हैं। अब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि इन सब स्रोतों में से कौन से स्रोत सत्य हैं और कौन से असत्य। मेरे अनुसार यह कह पाना इस समय बहुत ही कठिन होगा। हम यह कह सकते हैं कि हमको इस समय प्रतीक्षा करनी होगी नए स्रोतों की खोज की, और उसी के बाद हम जान पाएंगे मगध के आरंभिक इतिहास को पूर्ण रूप से। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो कृपया करके सब्सक्राइब करें, और अगली वीडियो में हम जानेंगे बिंबिसार के काल में क्या क्या घटना घटित हुई, और यह वीडियो आप यहाँ देख सकते हैं जब वह अपलोड होगी। धन्यवाद।